हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 की। लास्ट टाइम हमने बात की थी राइडबर्ग्स कांस्टेंट तक। आज हम बात करने वाले हैं फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल और क्वांटम थ्योरी की तरफ हम लोग कैसे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं विद फेलियर ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल दो पॉइंट्स पे फेल हो रहा था, मतलब वो बता नहीं पाता। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, तो वो स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था और इसके अलावा किसी और स्पेक्ट्रम को बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम था वो सिर्फ हाइड्रोजन के कारण एक्सप्लेन हो रहा था, मतलब जब हाइड्रोजन एटम को हम लोग कंसिडर करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो इसका था वो ये था कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बाय यूजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे बोर मॉडल फेल हो चुका था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल हम लोग ने पढ़ा था वो आया था क्वांटम थ्योरी। और अब क्वांटम थ्योरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दो स्पेशल पॉइंट से। सबसे पहला था डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया था, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो डुअल नेचर है, डुअल नेचर आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे पूछता है। और हाइजेनबर्ग आपके एकेडमिक एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं उन दोनों के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग को बात करनी है वो है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय डी ब्रॉगली। हमने पहले ही पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि देखिए आप दोनों लोग सही कह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ना ही मैटर होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो पार्टिकल और वेव्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला पुटअप किया था कि जब हम लोग पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और जब वेव कंसिडर करते हैं तो E इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो क्योंकि ये वेव और पार्टिकल नेचर दोनों का है, सो अगर इसको E1 कंसिडर करें और इसको E2 कंसिडर करें, सो E1 इज इक्वल टू E2। सो ये हो जाता है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एक सी से एक सी यहाँ पे कट, और एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। यहाँ पे सी की जगह हम वी भी लिख सकते हैं, जो कि मोमेंटम को शो करता है। सो ये हो जाता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है, पी मोमेंटम है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो सबसे पहला क्वांटम थ्योरी की तरफ कदम यही हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले उसकी बात करते हैं कि वो होता क्या है और फिर उस पर कंटिन्यू करते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब हम ऑर्बिटल में जाते हैं तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैन मूव करता हुआ देखते हैं, जो आपके ऊपर जरूर होगा, तो अगर फैन चलता है और उसके हर एक डैने को हम लोग पार्टिकल मानते हैं, तो उसके मूव करने पे हम पार्टिकल की पोजीशन नहीं बता सकते हैं, पर उसकी वेलोसिटी हम जरूर बता सकते हैं। और अगर उसे हम रोक देते हैं, मतलब डैने की पोजीशन हमें बतानी है, तो हम उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उन्होंने कहा था, हाइजेनबर्ग ने, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली टेल द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो आइए बात करते हैं इसकी भी। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली tell the exact position and velocity of electron in an orbital। तो ये तो होती है आपकी थ्योरी। इसके बाद जो कभी कभी क्वेश्चन आता है वो कहता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका क्या है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में इस पे कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स जरूर आ जाते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहता है कि इफ डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h बाई 4 पाई, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है, आपको पहले ही पता है। और अगर हम p को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू m डेल्टा v, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। सो ये हो जाएगा h बाई 4 पाई, और फिर डेल्टा x विच इज चेंज इन पोजिशन
into delta v change in velocity is always greater than h by 4 pi m. तो क्वेश्चन इसमें आपको देगा इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा x इज गिवन, तो कैलकुलेट करिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। आपको मास दिया रहेगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 4 पाई की वैल्यू आपको पता रहेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर आपके एकेडमिक्स में आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करने को तो नहीं, मतलब इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम थ्योरी बेसिकली होती क्या है, और ये दोनों मेन थ्योरी थी जो हमें क्वांटम थ्योरी की तरफ आगे बढ़ा रही थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्वांटम एनर्जी या क्वांटम रेल्म में घुसा रही थी। तो अब बात करते हैं कि क्वांटम होता क्या है। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक स्पेशलिटी है, मतलब एक इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डेफिनेट ट्रैजेक्टरी है। डेफिनेट ट्रैजेक्टरी का मतलब वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, और यही सबसे बड़ा मेन रीजन बना बोर ऑर्बिटल के फेलियर का, क्योंकि बोर ऑर्बिटल ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है वो लगातार घूमता रहता है एक न्यूक्लियस के किनारे और एक फिक्स्ड पाथ में, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की या क्वांटम मॉडल की। तो अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का जो बेस था वो सेट किया था हाइजेनबर्ग ने, और इसके साथ साथ इरविन स्क्रोडिंगर ने। इरविन स्क्रोडिंगर को इसके कारण, इन्होंने एक स्क्रोडिंगर इक्वेशन दिया था जिसके कारण 1933 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब बात करते हैं कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन था क्या। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक वेव था जो हर एक इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के हिसाब से उसकी हर एक पॉइंट पे एनर्जी बता सकता था। तो यहां पे वेव एज अ पार्टिकल बिहेव करने लगा था, मतलब अगर कोई भी चीज वेव है तो हर एक पॉइंट पे इसकी एनर्जी बताना काफी मुश्किल थी, पर स्क्रोडिंगर ने यही एक ऑपरेटर लाया जिसको हम लोग एक इक्वेशन उसके थ्रू दिया जिसको हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, जिससे ये पॉसिबल हो पाया, जिसके कारण इन्हें ये प्राइज मिला। अब आप लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ई साई इक्वल टू एच साई, और ये साई डिनोट करता है वेव फंक्शन, और यहां पे एच एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसका कोई खास काम नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हुई थी जिसने वेव को भी पार्टिकल की तरह लाके खड़ा कर दिया और हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी बताने लगे। अब मेन पॉइंट्स इनके क्या थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, वो मैं इस साइड आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ये जो मॉडल है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसकी हम लोग, इसके हिसाब से एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम जो होते हैं, इनकी एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। अब आपको क्वांटाइज्ड का मतलब नहीं पता होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ फोटॉन्स, पैकेट ऑफ चार्ज। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया एटम में, उनको भी ऐसा ही माना गया, और इससे फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो थे जिनको हम पार्टिकल समझते थे उनका वेव नेचर एक्सप्लेन हुआ। इसके साथ साथ इसने ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट कर दी थी, जो थर्ड पॉइंट इसका बना कि इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स्ड पाथ होता है, मतलब साइमल्टेनियसली इनका पाथ भी नहीं बताया जा सकता और ना ही ये फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बात की थी वो आई थी साई की। इन्होंने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था जो वेव को डिपिक्ट करता था, जिसको साई कहा गया, और इसको कहा गया वेव फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एज वेल एज एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स की बात करें तो ये 2 नंबर के आते हैं, और अगर एंट्रेंस की बात करें तो 3 मार्क्स में आपको सिर्फ टिक करना रहता है। तो एक आता है साई और एक हमें पढ़ना होता है साई स्क्वायर। तो साई जो होता है वो सिर्फ वेव फंक्शन होता है, जबकि साई स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी of finding
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मेन पॉइंट्स। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कुछ क्वांटम नंबर्स आए जो एटम के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो बेसिकली हमें 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, जो कि 4 टाइप के होते हैं। और ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर जनरली आपको निकालने के लिए आते हैं और ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं वापस से एकेडमिक्स एज वेल एज एंट्रेंस में आपको इसका डायरेक्ट आंसर देना होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन से, और इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स में होती है। नेचुरल नंबर जिनको नहीं पता है वो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बाद दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। 0 से लेके n-1 तक एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। ये हमें ऑर्बिटल का 3D शेप बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमें 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है और ऑर्बिटल की कई सारी शेप्स होती हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू n-1 तक होगी, मतलब 0 से लेके 1 तक। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी, दैट इज 0 and 1। अब देखिए अगर l की वैल्यू 0 है तो आपका ऑर्बिटल होगा s। l की वैल्यू अगर 1 है तो आपका ऑर्बिटल होगा p। l की वैल्यू अगर 2 है तो आपका ऑर्बिटल होगा d। और l की वैल्यू 3 है तो आपका ऑर्बिटल होगा f। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। p इज डम्बल इन शेप, जो कि 3 एक्सिस में होता है, px, py एंड pz। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो p मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। s में एक ही ऑर्बिटल है जिसके कारण ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। d डबल डबल शेप होता है और इसके पूरे 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जैसा कि हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 एकोमोडेट कर सकता है और इसका शेप डबल डबल होगा। इसके बाद जो f ऑर्बिटल है 3 के लिए, इसका शेप अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसके एकोमोडेट कर सकता है, जिसके कारण टोटल ऑर्बिटल्स ही एकोमोडेट कर सकता है 14 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेप बताता है। तीसरा जो आता है आपका वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m से डिनोट होता है, ये आपका ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का और इसकी वैल्यू होती है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसकी वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। तो अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक होगी। अब इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो इसकी होती हैं वो होती हैं 2 × l+1। इसके बाद लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की 2 ही स्पिन हो सकती है, +12 या -12 इसको डिनोट करते हैं ms से। तो इसकी वैल्यू सिर्फ +12 एंड -12। तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें और एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए यही आएगा। तो मान लीजिए आपसे इन्होंने कहा कि 4p3 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है और इसके लिए सारे क्वांटम नंबर निकालिए।
तो यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू अभी हम लोग ने पढ़ा फॉर s इट इज 0, p इट इज 1, तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है कि इसकी वैल्यू तो -l से +l थी, तो हमने कहा इसकी वैल्यू -l से +l तक हो सकती, सॉरी आई एम रियली सॉरी, l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है। तो n-1 का मतलब होता है 3, तो इसकी वैल्यू s, p, d और f कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे उसमें से एक हमने लिख दिया p, और p के लिए 1 है क्योंकि ये दिया हुआ है। अब इसने कहा आपको निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 + L, मतलब -1, 0 और +1, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1, 0 और +1। तो इसका कोई भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 2 × L + 1, तो L की वैल्यू थी 1, सो 2 × 1 + 1, सो इट बिकम्स 3। तो देखिए 3 वैल्यूज इसकी हमें दिख रही हैं। अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 1, 2 और 3। ये हम आगे पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 3 लिखा हुआ है, तो इसकी m की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी +1। अब स्पिन क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं, तो पहले सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स +½ होते हैं, फिर -½ होते हैं। सो +½ +½ एंड +½ तीनों +½ है, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो भी हमारा माइनस नहीं आएगा, तो ms की वैल्यू हो जाएगी +½ इस तरीके से हम आपका निकालते हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी एकेडमिक्स में बहुत बेसिक ये डायग्राम पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, s, p, d और f। इसके बाद इनके नोडल सरफेस, नोडल डायग्राम्स, इनकी बात की जाती है। s हमारा स्फेरिकल शेप होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। p इज डम्बल शेप, d इज डबल डम्बल। तो ये इनके शेप होते हैं। अब ये इनका बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। इसके बाद इनके नोड्स आते हैं। एक चीज आती है नोड्स। नोड्स आर पॉइंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी, कभी भी हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं नोड्स। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां 0 होती है। और जब इनका बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। s ऑर्बिटल का टोटली स्फेरिकल, बीच में थोड़ा सा लाइट रहेगा, और फिर बाहर जाते हुए शेडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, तो इधर डार्क होगा और फिर इधर कम होता जाएगा। ये पूरा आपका डायग्राम, इसको बहुत बेटर बनाना पड़ेगा। एक मैं इस आपको बना के दिखा देता हूं। तो कुछ ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा सुंदर होगा ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बाहर जाते हुए ये डार्क होता जा रहा है और अंदर कुछ पॉइंट्स पे कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है। ऐसे एकदम स्फेरिकल होता है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अगर इसे पी के लिए बनाते हैं, तो पी में बीच में एक जगह नोड्स आ रहा है, तो एक जगह ये थोड़ा सा बीच में और हल्का होता जाएगा, कुछ ऐसा। दिस इज फॉर पी ऑर्बिटल। अगर इसको डी के लिए बनाते हैं, तो डी के लिए हमारे पास बीच में एक और ऑर्बिटल आता जाएगा। इसको कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो जो बीच में व्हाइट पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ये वो पोर्शंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और इन्हीं को इनका बाउंड्री सरफेस और नोडल सरफेस डायग्राम भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स को भरने की। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल।
ये आपके 2 से 3 नंबर में हमेशा पूछ लिए जाते हैं थ्योरीज में, और ये बेसिक आपको हमेशा पता ही होना चाहिए। सो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कहना है कि इट मीन्स बिल्डिंग अप, और इलेक्ट्रॉन्स को जब भरा जाता है तो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में भरा जाता है। अब इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ऑन देयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले सबसे लोएस्ट में भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसके हाईएस्ट में भरा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, और इस तरह तो इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है इस फॉर्म में। और इसके लिए मैं आपको एनर्जी लेवल दिखा सकता हूं। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, ये देखिए डायग्राम उसी हिसाब से बना है, आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, पहले 1s में भरा जाता है, फिर उसके बाद 2s, देन 2p। अब देखिए 2s और 3s के बीच जो एनर्जी है वो 2p की है, इसलिए पहले 2p को भरा गया, यहां भी आप देख सकते हैं। फिर 2p के बाद जो एनर्जी लेवल आता है वो 3s का है। अगर हम इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल देखें तो एक देखिए एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ये 1s की एनर्जी लेवल, ये 2s की, फिर इसके बाद ये 2p की, फिर ये आती है 3s की, जिससे जस्ट नीचे होता है 3p। तो हर एक की एक एनर्जी लेवल है, जिसके एनर्जी लेवल के बाद ही ये 1s की एनर्जी लेवल, ये 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p और 5s। तो आप ये देख सकते हैं हर एक की कुछ एनर्जी लेवल है, और सबसे कम एनर्जी लेवल 1s है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड 5s। s ऑर्बिटल हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया था। p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला रूल था ऑफ-बाउ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स के हिसाब से ही भरा जाएगा, और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ये है, और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि अभी अभी हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्वांटम नंबर। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ज्यादा नहीं कहना है, बस ये कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4p में है, जैसे 4p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर हमारे पास 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से एक क्वांटम नंबर हमेशा अलग ही होगा। चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है हुन्स रूल, या इसको कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका कहना है कि जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली भरे जाते हैं। अगर हमने माना कि यहाँ 4p 5 में 4p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। फिर से आपको बता देता हूं, ये s के ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये p के ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम भरे जा सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारे पास 4 है तो भी हम 6 ही भरेंगे, अगर हमारे पास 4 है तो हम 4 ही लिखेंगे। d ऑर्बिटल जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और f ऑर्बिटल जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो अगर 4p 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स रूल का मानना है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली भरा जाता है और फिर उसके बाद पेयरिंग होती है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी इनकी होती है, इनके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। अगर आप इसको पहले ही पेयरिंग से स्टार्ट करेंगे तो पूरी तरीके से गलत होता है। अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा तो दिस इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली, मतलब एक एक करके भरा जाएगा और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल आता है N+L रूल, जो हमें बताता है कि किसकी एनर्जी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2s 2p और 3s ऑर्बिटल है तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा वो बताता है N+L रूल। तो अगर बात करते हैं सबकी एनर्जी की तो हम देखते हैं दोनों में n की वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और हमने पहले बात की थी कि अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इसकी N+L की वैल्यू आती है 2। यहाँ पे N+L की वैल्यू आ रही है 3 क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1, और यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 3। तो इन तीनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, फिर इसके बाद इन दोनों में से किसी एक में भरा जाएगा। अब यहाँ पे जब N+L की वैल्यू सेम हो गई है तो हम मिनिमम नंबर ऑफ n वैल्यू से देखते हैं। n की वैल्यू कम इसमें है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन लेस फील्ड। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूं। तो हम बात करते हैं क्रोमियम की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24, एटॉमिक नंबर 24, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इसमें आप गलती करते ही हैं। पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, क्योंकि हमें पता है कि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं और उसका आधा होता है 5। और यहां पे हमने बात की कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन लेस फील्ड, तो हम इसको लेस फील्ड से बेटर हाफ फील्ड करने की कोशिश करते हैं। तो क्रोमियम का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s1 और 3d5 होगा। इसी तरीके से हम जिंक का भी लिखते हैं, और मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस चैप्टर को समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you and signing off.